ये करना है ना। देखिए इधर घुमा इसको, साफ नहीं दिखता। ये वाली पहली वाली फिर डिप्रेस करो तो वाली हो गई स्टार्ट सुनाऊं। बंद करिए ठीक। गुड इवनिंग। कल हमने परागकण की संरचना पढ़ी थी। अब परागकण की संरचना के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना व परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इसके बाद इसका परिवर्धन तो देख ही लेंगे हम, भाई परिवर्धन क्या है। तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि ये तो है अगुणित परागकण, ये हमने बनाया था पहले, ठीक है। अब इस परागकण से एक लंबी नलिका बने, ये किसका केंद्रक है, और यहां से एक लंबी नलिका बने। इस लंबी नलिका को बोलते हैं हम पराग नली, ठीक है। एक लंबी नलिका बने, उस लंबी नलिका का नाम है पराग नली। तो पराग नली का निर्माण हो और इसके अंदर क्या हो, एक तो ये, इसको हम बोलते हैं ट्यूब केंद्रक, और एक इसमें ऐसे दो अगुणित नर युग्मक का निर्माण हो, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहा जाएगा, ऐसी संरचना जिसके अंदर एक ट्यूब केंद्रक, दो नर युग्मक और एक लंबी पराग नलिका का निर्माण हो, तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचना पढ़नी है हमें, नर युग्मकोद्भिद की ये संरचना। अब देखो, तो नर युग्मकोद्भिद ये है, तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी है, ये परागकण, या हम इसको लघु बीजाणु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु, या क्या बोल सकते हैं हम, पराग कण है, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है, परागकण है, ठीक है।
अब नर युग्मकोद्भिद क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पराग कण से एक लंबी पराग नली का निर्माण हो, एक लंबी पराग नलिका का निर्माण हो, जिसमें एक ट्यूब केंद्रक व दो नर युग्मक हो, तो ऐसी संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं हम, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नर युग्मकोद्भिद है ना, इस नर युग्मकोद्भिद की संरचना का जो निर्माण होगा वो दो चरणों में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो पराग कण के, एक तो पराग कोश के अंदर और एक पराग कोश के बाहर। तो जो नर युग्मकोद्भिद है, इसका विकास दो चरणों में होता है। इसका विकास कितने चरणों में होता है, तो दो चरणों में इसका विकास होगा। ठीक है, अब दोनों चरण ही हमें समझने हैं, मतलब इसका जो परिवर्धन हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस पराग कण से ये लंबी नलिका कैसे बनी, इसमें ये ट्यूब केंद्र कहां से आया और इसमें ये दो नर युग्मक कहां से आए, तो इस पूरी संरचना का विकास कैसे हुआ ये अब हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, इसको तो मैं साफ कर देता हूं क्योंकि हमें स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बढ़िया, डस्टर ही नहीं है। ये रहा। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि भाई नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है, परागकणी होती है। ये नर युग्मकोद्भिद बना तो इसकी जो प्रथम कोशिका ये है, ये क्या है, परागकणी है। ठीक है, तो परागकण में क्या है कि एक लंबी, ये परागकण से एक लंबी नलिका बने, इसमें एक ट्यूब केंद्रक हो और दो नर युग्मक हो, तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं। और जो इसका विकास है वो दो चरणों में होता है, तो दोनों चरण अब हमें पढ़ने हैं। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ये पढ़ रहे हैं प्रथम चरण। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्या होगा, पहले तो मैं डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं बाद में इसकी थ्योरी लिखूंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या होगा कि पराग कोश के अंदर ये बनाया हमने परागकोश, द्विकोष्ठीय परागकोश है, ये परागकोश बनाया। पहली स्टेप पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि डायग्राम से ही पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो पहली स्टेप में तो क्या होगा कि जो परागकोश के अंदर पाए जाने वाले परागकण हैं, ये परागकोश हैं, और इस परागकोश के अंदर की बात कर रहे हैं। अब इस इतनी सी जगह में तो मैं सारी रामायण लिख नहीं सकूंगा, तो मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, तो परागकोश के अंदर वाली बात चल रही है। तो परागकोश के अंदर जब परागकण का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये परागकण बना दिया हमने।
ये पराग कण का केंद्रक, ठीक है। ये क्या है? पराग कण, और ये पराग कण का केंद्र। तो जब परागकण परागकोश के अंदर होता है उस समय इसके केंद्रक में, उस समय क्या होगा? इसके केंद्रक में अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि इसके केंद्रक में अनियमित समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिससे इसमें दो कोशिकाएं बनेंगी। तो अनियमित हो रहा है तो एक तो बड़े आकार की बनेगी और एक छोटे आकार की कोशिका बनती है। तो ये केंद्रक, सॉरी ये तो परागकण है। अब ये बाहर आउटलाइन बनाने की वैसे बना देता हूं, चलो। वैसे हर डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा? जैसे अनियमित समसूत्री विभाजन होता है तो अनियमित समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है अनियमित आकार की। जो बड़े आकार की कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका, और यह कायिक कोशिका का केंद्रक। और जो छोटे आकार की लेंस के समान जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं हम जनन कोशिका। आगे बात समझ में? तो ये दोनों कोशिकाएं कैसे बनी? ये दोनों कोशिकाएं इस केंद्रक में अनियमित समसूत्री विभाजन होने से ये दोनों कोशिकाएं बन गई, ठीक है। एक बड़े आकार की बनती है और एक छोटे आकार की बनती है। अभी भी ये जो परागकण है वो इसके अंदर ही है, ठीक है, याद रखना। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा कि ये जो लेंस के आकार की कोशिका है ये पोषक पदार्थों को ग्रहण कर इस केंद्रक के अंदर ही पोषक पदार्थ होंगे। कई बुकों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो जनन कोशिका का केंद्रक है वो कायिक कोशिका से पोषण पदार्थों को ग्रहण करके क्या हो जाता है? ये आकार में बड़ा हो जाता है और गोल आकार का हो जाता है। तो अब हम भी क्या कर रहे हैं? इसको गोल आकार का बना देते हैं। तीसरी स्टेप में क्या होगा? ये तो थी बड़े आकार की कोशिका, लेंस के आकार की कोशिका, ये कायिक कोशिका, ठीक है। और ये भी हो गई बड़े आकार की अब कोशिका, गोल आकार की कोशिका। ये हो गई जनन कोशिका, ठीक है। ये तो ऊपर वाली कायिक कोशिका और नीचे वाली जनन कोशिका। तो अभी तक ध्यान से देखो आप लोग, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है। तो ये ध्यान से देखना आप लोग, ये जो अभी तक ही कितने कोशिकाएं बन चुकी इसमें? एक कोशिका तो ये और एक कोशिका ये, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब आप लोग देखना पहले वाली वीडियो को, तो मैंने उसमें कहा था कि जो परागकण होता है, परागकण एक कोशिकीय होता है, ऐसा मैंने पहले लिखा था। और उस समय बोला भी था मैंने आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ये द्विकोश के कैसे बनता है और त्रिकोश के कैसे बनता है ये बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जब देखो ये तो है परागकण, इसका निर्माण जैसे ही इसका निर्माण होता है इस परागकोश में, इस परागकण का निर्माण इस परागकोश में होता है, तो उस समय ये एक केंद्रकीय होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं भाई ये एक कोशिकीय अवस्था में है, ठीक है। फिर इसके बाद जब इस परागकण का पूर्ण परिवर्धन हो जाता है और ये परागकण परागकोश से बाहर निकलने वाला होता है, तो उस समय इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दो कोशिकाएं बन गई, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? द्विकोश की संरचना बोलते हैं इसको हम, द्विकोश की संरचना।
ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये आप लोगों के एक बार तो नीट में और एक बार बोर्ड के एग्जाम में, दोनों में ये पूछा जा चुका है कि पराग, शायद बोर्ड में तो नहीं है, नीट के एग्जाम में ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पराग कण, ये पराग कण पराग कोश से कितने कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। पराग कण, इधर लिखते हैं, पराग कण पराग कोश से कितनी कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब तो सबको पता चल गया होगा, द्विकोशिकीय अवस्था में। ठीक है, तो अब पता चल गया आप लोगों को कि भाई ये कितने कोशिकाओं से, कितने कोश की अवस्था में बाहर निकलेगा। ये द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। आ गई ये बात आप लोगों के समझ में। ठीक है, अब ये बाहर निकल रहा है, कहां से निकल रहा है बाहर, पराग कोश से। अब बाहर निकल रहा है तो इसको कहां जाना है, इसको तो जाना है वृत्तिकाग्र के ऊपर। तो अब हमें क्या बनाना, स्त्री केसर बनाना है हमें। स्त्री केसर का डायग्राम तो अब तक तो सबको रटने में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ये स्त्री केसर बन गया। ठीक है, स्त्री केसर है ये वाला भाग अंडाशय, ये वृत्तिका और ये वृत्तिकाग्र। ठीक है, अब देखो ये परागकण अभी इसके अंदर ही था, अब बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकलेगा तो ये उड़ता हुआ या किसी भी माध्यम के द्वारा कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो जब परागकण, ध्यान से सुनना, जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, ठीक है, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, इस क्रिया को बोलते हैं हम परागण। ठीक है, यहां देख लो, जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, अब माध्यम क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकता है जल, वायु, ठीक है, जल, वायु, कीट, बंदर, मनुष्य और आदि लिख दो आप लोग, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। तो जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण, आ गई बात समझ में। तो ये हमने क्या लिखा है, परागण होता हुआ स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच गया। ये यहां पर रही एक ऊपर वाली कोशिका, कायिक कोशिका, अब डॉट लगा देते हैं, और ये रही जनन कोशिका। ठीक है, अब ये परागण की क्रिया के द्वारा ये यहां पहुंच गया। अब आप लोगों को पता है ये चिपकने उपकने का कार्य है, तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि वर्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पर श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है जो इसको चिपकाने का कार्य करता है, या फिर पराग कणों के ऊपर पोलन किट नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। वो रासायनिक पदार्थ भी क्या काम करता है,
वो रासायनिक पदार्थ वर्तिकाग्र पर ही इस परागकण को स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग थ्योरी दी गई है, मतलब अलग अलग बुकों में। ठीक है, तो मैं दोनों ही थ्योरी आप लोगों को बता देता हूं और अपन लिखेंगे कौन सी वाली थ्योरी अपनी एनसीईआरटी में जो है। ठीक है, मैं दोनों बताता हूं आप लोगों को। अब यहां पर क्या होगा, सलेस्मा में बोरोन तत्व पाया जाता है। सलेस्मा में, यहां सलेस्मा है, यहां पर उसमें क्या पाया जा रहा है, बोरोन तत्व पाया जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सलेस्मा में क्या पाया जाता है, बोरोन तत्व पाया जाता है और इस ये जो परागकण है इस बोरोन तत्व को पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेता है, जिससे इसकी कायिक कोशिका अंकुरित होकर एक लंबी नलिका का निर्माण करती है। मतलब ये इसको ग्रहण कर लेगा और यहां से एक लंबी नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक थ्योरी तो ये बोलती है। ठीक है, दूसरी थ्योरी में क्या, ये तो देखो यहां तक तो हमारे पास प्रथम चरण चल रहा था, ये खत्म हो गया। अब यहां से चल रहा है द्वितीय चरण। मतलब ये यहां पहुंच गया है, उसके बाद की बात है। अब क्या होगा कि जैसे ही परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कुछ समय पश्चात जो कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका में क्या होता है, अपघटन होता है और कायिक कोशिका की भित्ति के द्वारा, ठीक है, ये जो कायिक कोशिका है इस कायिक कोशिका की भित्ति के द्वारा एक लंबी नलिका का निर्माण होता है। वो नलिका जनन छिद्रों से होती हुई वृत्तिकाग्र में पहुंच जाती है। सॉरी, वृत्तिकाग्र के शीर्ष भाग को तोड़ते हुए, इसको तोड़ते हुए, इस शीर्ष भाग को तोड़ते हुए कहां पहुंच गई, वृत्तिका में पहुंच जाती है। आगे बात समझ में। जैसे ही ये वृत्तिका में पहुंचती है तो इसमें इसका केंद्रक इस पराग नली में ये क्या है, ये तो है पराग नली और ये क्या है, ट्यूब केंद्रक। क्योंकि अब इस नली में आ गया ना, तो इस नली में आने से इस कायिक कोशिका केंद्रक को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है ट्यूब केंद्रक। आ गई बात समझ में। इसके बाद जैसे ही ये इस वृत्तिका वाले भाग में प्रवेश करती है पराग नली, तो इस जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो भी इसमें आ जाता है और आने के बाद इस केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जैसे ये कोशिका, ये केंद्रक है, इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा तो दो बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो यहां पर दो अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है और इन दोनों अगुणित केंद्रक को हम बोलते हैं नर युग्मक। इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई ये तो है परागकण, इससे एक लंबी नलिका निकलेगी, इसमें एक ट्यूब केंद्रक होगा और दो नर युग्मक होंगे। तो एक ट्यूब केंद्र, एक तो पराग नली और एक ट्यूब केंद्रक और दो नर युग्मक युक्त संरचना को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये हमारे पास नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया है, ये नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। ये तो मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा थोड़ा बहुत, अब मैं 5 मिनट में इसको वापस समझा दूंगा, इसमें अब कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो हम पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्या पढ़ रहे हैं हम, नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ रहे हैं। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहा गया है, परागकण को या लघु बीजाणु को कहा गया है। ठीक है, अब नर युग्मकोद्भिद कहते किसे हैं, तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब है कि नर युग्मकोद्भिद में एक लंबी नलिका हो, एक लंबी पराग नलिका, एक ट्यूब केंद्र तथा उसमें दो नर युग्मक हो, ऐसी संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इस नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 चरणों में होता है। पहला चरण तो परागकोश के अंदर होगा और दूसरा चरण परागकोश के बाहर होता है।
तो पहले चरण में क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब परागकण परागकोश के अंदर होता है तो उस समय यह एक कोशिकीय अवस्था में होता है, और जब ये परागकण बाहर निकलने वाला होता है परागकोश से, उस समय इस परागकोश के केंद्रक में अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली जो बड़ी कोशिका है उसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका, और नीचे वाली जो छोटी कोशिका है उसे हम बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, जो जनन कोशिका है वो लेंस के आकार की कोशिका होती है, वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में गोल हो जाती है। ठीक है, तो इस समय ये द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, और परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से बाहर निकलता है। जब परागकण परागकोश से बाहर निकलता है उसके बाद ये परागण की क्रिया के द्वारा, परागण समझाई दिया मैंने आप लोगों को, परागण की क्रिया के द्वारा ये स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ये स्त्री केसर है और ये स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यहां पर आने के बाद, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर आने के बाद जो कायिक कोशिका की भित्ति है, इस कायिक कोशिका की भित्ति से एक लंबी नलिका का निर्माण होता है। ये लंबी नलिका पराग नलिका कहलाती है। ये पराग नलिका जनन छिद्रों से होती हुई, आप लोगों को बताया था मैंने कि पराग कण के चारों ओर जनन छिद्र होते हैं। अगर द्विबीजपत्री पादप का है तो 3 जनन छिद्र, और एक बीजपत्री पादप का है तो 1 जनन छिद्र होगा। ठीक है, तो ये जनन छिद्रों से होती हुई वृत्तिकाग्र के ऊपर वाले भाग को नष्ट करके वृत्तिकाग्र में पहुंचती है। इस समय जैसे ही ये इससे लंबी नलिका का निर्माण होता है तो इसका केंद्रक तो इसमें आ ही जाता है, जिसे हम ट्यूब केंद्रक कहते हैं। उसके बाद जब ये वृत्तिका में प्रवेश करती है तो जनन कोशिका का केंद्रक इसमें आ जाता है, जिससे इसमें समसूत्री विभाजन होगा और 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक पराग नलिका में एक नर युग्म एक पराग नलिका में एक ट्यूब केंद्रक और 2 नर युग्मक युक्त संरचना को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, आ गई आप लोगों को बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है, डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं 5 मिनट में इसको लिख देता हूँ। ऑनलाइन पढ़ने में बस यही है, आप लोग इसको बार बार में, मैंने देखा है कई बार बच्चे, कई बार क्या रोजाना ही मैं देख रहा हूँ, आप लोग इसको जब डायरेक्ट देखोगे ना ऑनलाइन देखने से मतलब ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय देखोगे तो आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बना पाओगे। जैसे मैं इधर समझा देता हूँ और आप लोगों के मैं बोर्ड पे सीधा का सीधा लिख देता हूँ, तो आप लोग साथ के साथ ही नोट्स बना लिया करो। ठीक है, नहीं तो आप लोग पीछे होते जाओगे, फिर पहले तो वीडियो देखोगे, फिर बाद में नोट्स उतारोगे, फिर कुछ नोट्स में समस्या होगी तो फिर वापस उसको वीडियो देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक हो डायरेक्ट ऑनलाइन आके ही वीडियो देखा करो। ठीक है, फिर भी नहीं आते हैं तो आप लोगों की इच्छा है, अपना तो काम पढ़ाने का है, मैं तो पढ़ा देता हूँ आप लोग। ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को उतारना है। देखे किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई है क्या? अरे वाह, कोई प्रॉब्लम? अरे वाह, है क्या? कोई प्रॉब्लम? अरे वाह, है क्या? कोई प्रॉब्लम? अरे वाह, नहीं है सर। आज तो सबसे पहले आ गया भाई श्रद्धा का, बिना बोले ही मैसेज। चलो बढ़िया है भाई श्रद्धा। हाँ बेटा, कुछ तो लोग हैं जो, 1-2 तो हैं सही जो पढ़ते हैं, और तो मुझे लगता नहीं ढंग से पढ़ते होंगे। मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट। अगर आप देखो, अगर आप लोग वो मतलब चाहो ना, अगर सामने होते ना, मतलब सामने होते या फिर ऑनलाइन होते ना, तो आप लोग बोलते नहीं सर हमें समझ में आ गया और पीडीएफ आप लोगों ने दे दी, आप लोग हम लिख लेंगे, तो वो मेरा टाइम बच जाता। अब वो टाइम बच जाता तो अभी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट और पढ़ा देता, लेकिन अभी तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ऑनलाइन रहते हो सारे बच्चे, तब होती है बस सारी बातें, तो भाई हमें सर कोई दिक्कत नहीं, आप तो आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन अभी कोई है नहीं ऑनलाइन तो अब मुझे वापस पूरा लिखना पड़ेगा समझ जाने के बाद।
जबकि ये काम तो आप लोगों का था कि भाई आप लोग हाँ सर समझ में आ गया, अब हम पीडीएफ से लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, कोई और बच्चे देख रहे होंगे तो उनके काम आएगा। नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 चरणों में होता है। नंबर 1, प्रथम चरण, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। इस चरण में पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर पाए जाने वाले, पराग कोश के अंदर पाए जाने वाले पराग कण में, पराग कण के केंद्रक में सबसे पहले अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें 2 अनियमित आकार की कोशिका बनती है, 2 अनियमित आकार की कोशिका बनती है। इनमें से बड़े आकार की कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, जबकि छोटे आकार की लेंस के समान कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। यह जनन कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में बड़ी व गोल हो जाती है, आकार में बड़ी व गोल हो जाती है, और इस अवस्था में ही यह, और इस अवस्था में ही यह परागकण पराग कोश से बाहर निकलता है। इस अवस्था में क्या होगा, ये परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। इस समय यह द्विकोशिकीय, इस समय यह द्विकोशिकीय व द्विकेंद्रकीय
होता है। ठीक है, तो ये द्विकोशिकीय व द्विकेंद्रकीय होता है। यहां तक हो गया प्रथम चरण। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम द्वितीय चरण। ठीक है, अब वहां पर पढ़ना है हमें। इस चरण में परागण की क्रिया के द्वारा परागण की क्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कायिक कोशिका की भित्ति से यहाँ पर कायिक कोशिका की भित्ति से एक लंबी पराग नली का निर्माण होता है। एक लंबी पराग नलिका का निर्माण होता है। इस नली में कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है, जिसे ट्यूब केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? ट्यूब केंद्रक कहते हैं। और जब यह पराग नली ट्यूब केंद्रक कहते हैं, इसके साथ ही इस पराग नली में जनन कोशिका का केंद्रक भी आ जाता है। जनन कोशिका केंद्रक भी आ जाता है। और जब यह पराग नली वृत्तिका भाग में प्रवेश करती है, तब वर्तिका भाग में क्या करेगी? ये प्रवेश करती है। तब जनन कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मक बन जाते हैं। इस प्रकार परागकण के अंकुरण से बनी एक पराग नली व एक ट्यूब केंद्रक तथा दो नर युग्मक युक्त संरचना को नर युग्मकोद
भिद कहते हैं। तो ये नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। थोड़ा मुझे लग रहा है साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं देखता हूँ, देखें यूट्यूब पे देखता हूँ मैं। Take your foot. Take your foot. Take your foot. ये जो लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लोगे ना यूट्यूब पे, तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं भी कभी चेक किया मैंने, तो अभी मैं क्वालिटी बढ़ा के देखा तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको देख लो 2 मिनट, फिर इसको मिटाते हैं और दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। सर लाइव क्लास का एक्स्ट्रा टाइम क्या रहता है? बेटा ये लाइव क्लास ही तो चल रही है। लाइव क्लास का एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा? यही चल रही है लाइव क्लास, यही है। सर जी टाइम पता नहीं है हमें कंफर्म कि आप कब लाइव आते हो। मैं तो बेटा, ये तो तुम्हारे पास पहले ही मैसेज चला जाता है ना 3 बजे, यही टाइम है 3 का या फिर 4 का। क्योंकि कभी कभार क्या होती है, वो अभी इनके डीके सर की कोई दूसरी कोचिंग है, तो वहाँ की क्लासें अभी अटेंड कर, वहाँ की क्लासें लेते हैं सर ये, तो वो बोल देते हैं कभी 4 बजे का, कभी 3 बजे का। उनका स्थिर नहीं होने के कारण फिर मेरी क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए थोड़ा हो जाता है, नहीं तो 3 या 4 बजे निकल ही जाती है। सर टाइम पता नहीं है कंफर्म कि आपका लाइव का पता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बेटा इसको, मुझे लगता है कि ये कुछ 1-2 बच्चे ही इसको पढ़ते हैं लाइव, तो और तो सब ये रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद देखेंगे सब। हाँ? जैसी आप लोगों की इच्छा है भाई। ठीक है, ये आ गया ना आप लोगों की समझ में? मुझे जल्दी बता दो भाई, जो भी अभी देख रहा है ये आ गया, तो जो पढ़ रहा है उसको तो पूछें समझ में आया नहीं आया। बहुत बता दो, जल्दी बता दो, आ गया हो तो आगे बढ़ें। हाँ सर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे छोटे मोटे पॉइंट है तो उनको देखते हैं हम, क्या है आगे के पॉइंट। अब देखो थोड़ा, अब यहाँ पर देखो ये 1-2 चीजें इनको आप लोग दिमाग में बिठा लेना। एक तो ये क्वेश्चन तो पहले पूछा जा चुका है, ये वाला भाई कितने कोष की अवस्था में ये परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। क्वेश्चन में पूछा जाए कि परागकण पराग कोश में कितने कोश की अवस्था में होता है, तो ये परागकण है और अभी ये पराग कोश में था, तो ये कितने कोश की अवस्था में था? ये था 1 कोशिकीय अवस्था में। तो इसका आंसर तो आएगा 1 कोश की अवस्था में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो यूं पूछ ले कि परागकण पराग कोश से कितने कोश की अवस्था में बाहर निकलता है, तो कितने कोश की अवस्था में बाहर निकलता है? ये रही 2 कोशिकाएं, तो द्विकोश की अवस्था में बाहर निकलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन भी एडवांस होते जा रहे हैं। यहां तक का क्वेश्चन पूछ लिया, अब हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्तिकाग्र के, सॉरी वृत्तिका के अंदर, अब ये वृत्तिका वाला भाग है, यहां से यहां तक लंबी ने लिखा, वृत्तिका वाले भाग में, या यूं पूछ ले कि नर युग्मकोद्भिद कितने कोशिकीय संरचना है, तो यहां पर 2 तो नर युग्मक और 1 ट्यूब के अंदर। बेटा अभी केवल मैंने बोला है नर युग्मकोद्भिद,
अभी इसका विकास हो जाएगा ना, इस नली का विकास होकर वो यहाँ आ जाएगी, तो इसमें ये ट्यूब केंद्रक नष्ट हो जाएगा बाद में। लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल अभी हम बोल रहे हैं कि इस नर युग्मकोद्भिद। अब क्वेश्चन यूं आ जाए कि नर युग्मकोद्भिद कितने कोश की अवस्था होता है, तो 2 कोशिकाएं तो ये रही और एक ये रही, तो ये 3 कोश की अवस्था। तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आए वैसे आपको आंसर देना है। ठीक है साहब, अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब छोटे छोटे पॉइंट है और बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पराग पिंड। ये पराग पिंड से तो नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था पोलिनियम। पोलिनियम, ठीक है, ये क्वेश्चन पराग पिंड, ये क्वेश्चन आया था पोलिनियम से। पोलिनियम किसे कहते हैं? ठीक है, अब पोलिनियम किसे कहते हैं ध्यान से सुनते हैं। अब देखो, एक पादप का नाम है आंख, आंकड़ा होता है ना, वो वाला आंख, वह आर्किड, ये प्लांट है। आंख व आर्किड के लघु बीजाणु, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, परागकण। ठीक है, तो आंख या आर्किड के जो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में सभी संयुक्त होकर, आपस में सभी जुड़कर एक विशेष आकार की संरचना बना लेते हैं। उस विशेष आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से देखना डायग्राम। अब देखो, ये ऐसी बन जाएगी विशेष आकार की संरचना। इसमें ये तो है एक लघु बीजाणु। अभी मैंने बोला कि आंख व आर्किड में लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक विशेष आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। अब देखो, ये एक परागकण है या लघु बीजाणु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये से। तो ये लघु बीजाणु क्या होता है, संयुक्त होकर ये एक विशेष प्रकार की संरचना बन गई, विशेष आकार की संरचना बन जाती है। तो इस विशेष आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, परागपिंड कहते हैं। और ऐसी संरचना किसमें पाई जाएगी, आप लोगों को याद रखना है, आंख व आर्किड में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परागपिंड की संरचना कौन से पादपों में पाई जाती है। परागपिंड जो संरचना है, ये परागपिंड संरचना कौन से पादपों में पाई जा सकती है, तो आप लोगों को बताना है आंख व आर्किड में। लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई थी, पोलिनियम किसे कहते हैं, तो पोलिनियम के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इसमें। दूसरा पॉइंट एक और याद रखो इसमें, संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण, अब संयुक्त परागकण क्या होता है कि एक दो पादप हैं, एक पादप का नाम तो है ड्रोसेरा और दूसरा जो पादप है उसका नाम है टाइफा। इसमें जो परागकण होंगे, ड्रोसेरा व जो टाइफा है,
इस पादपों के जो परागकण होते हैं वो चार चार के समूह में, 1 2 3 और ये 4 चार चार के समूह में आपस में जुड़े हुए होते हैं या जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परागकण कहते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को। फिर अगला पॉइंट, ये दोनों बात हो गई। फिर अगला तीसरा नोट देखते हैं हम इसमें। सबसे बड़े परागकण कौन से पादप के होते हैं और सबसे छोटे परागकण कौन से पादप के होते हैं। तो जो सबसे बड़े परागकण है, याद रखना है आप लोगों को, ये प्लांट बाद में भी काम आएगा। ये इस प्लांट का नाम तो वैसे भी आप लोगों को याद होगा, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, कई जगह मिराबिलिस जलापा भी लिखा रहता है। इसको बोलते हैं हम 4 o'clock प्लांट। ये स्वान पुष्प, चलो ये तो हटाओ, आप तो यही याद रखो। मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट है ना, इस प्लांट के जो परागकण होते हैं वो क्या होंगे, सबसे बड़े परागकण होते हैं, और वो कितने होंगे, 200 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। और जो सबसे छोटे परागकण होते हैं वो होते हैं मायोसोटिस एल्पेस्टिस, एल्पेस्टिस एल्पेस्टिस मायोसोटिस एल्पेस्टिस। इसके परागकण होते हैं 10 माइक्रोमीटर व्यास के, तो ये याद रखना है। तो इसके तो क्या हो गए, सबसे बड़े परागकण, और इसके क्या होंगे, सबसे छोटे परागकण। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे बड़े तो किसके होंगे, मिराबिलिस जलापा के, और सबसे छोटे किसके होंगे, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना है, सबसे बड़े परागकण किसके होते हैं और सबसे छोटे परागकण किसके होते हैं। फिर अगला टॉपिक आ गया इसमें, परागकणों की जीवन अवधि। ये तो आप लोगों को याद ही रखना है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब परागकणों की जीवन अवधि अगला टॉपिक है। परागकणों की जीवन अवधि, कुछ पादप दे रखे हैं अपने कोर्स में, उन पादपों की जीवन अवधि, उन पादपों के जो कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, तो उन पादपों की क्या करनी है, हमें जीवन अवधि याद रखनी है, उन पादपों के परागकणों की, भाई उन पादप में के परागकण कितने महीने कितने दिन तक जीवित रहते हैं परागकोश से बाहर निकलने के बाद। ठीक है, देखते हैं। गेहूं तो याद है ही सही आप लोगों को, ट्रिटिकम एसेटाइवम, और धान भी याद होगा, ओराइजा सेटाइवा। इनके परागकणों की जीवन अवधि होती है 30 मिनट की। कितनी होती है, 30 मिनट। जबकि और भी है रोजेसी कुल, रोजेसी कुल में आता है गुलाब। ठीक है, रोजा इंडिका इसका नाम है, याद होगा आप लोगों को। और सोलेनेसे, जिसे आलू कुल भी कहते हैं, सोलेनेसे कुल में आता है टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ऐसा कुछ नाम है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी बोलते हैं। आलू का नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम, याद होगा आप लोगों को, 10th क्लास में आए थे ना, धतूरा एनोक्सिया धतूरा, ये सोलेनेसी कुल का पादप है। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी में आता है मटर, ये तो सबको याद है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, मालवेसी, इसका भी याद रखना है, गुड़हल,
हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इनके पराग कणों की जीवन अवधि होती है 1 से 2 माह। ठीक है, 1 से 2 माह इन सब पादपों के पराग कणों की जीवन अवधि होती है। ये याद रखना है आप लोगों को। अगला पॉइंट सिंपल से पॉइंट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं परागकणों की जीवन अवधि में, ये तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। भाई गेहूं और धान के परागकणों की जीवन अवधि 30 मिनट की होगी। 30 मिनट से मतलब ये है कि जैसे ही पराग कोश से परागकण क्या होगा, बाहर निकलता है, तो यदि उस समय इसके आसपास यदि इसको प्लांट वर्तिकाग्र मिल जाती है तो वर्तिकाग्र पर चला जाएगा और वहां पर ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, मतलब पराग नलिका बनना, मतलब निषेचन की क्रिया प्रारंभ कर देगा। लेकिन यदि इसको पराग मतलब इस पराग कण को वर्तिकाग्र नहीं मिलती है तो ये 30 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों का काम खत्म। ठीक है, इसके बाद जो रोजेसी कुल का पादप है, गुलाब, सोलेनेसी के टमाटर, आलू धतूरा, लेग्यूमिनेसी के मटर, मालवेसी का गुड़हल, तो ये जितने भी पादप के परागकण हैं वो 1 से 2 माह तक ये प्रकृति में रहते हैं। और यदि इस समय इनमें निषेचन की क्रिया हो जाती है, मतलब इनके द्वारा निषेचन हो जाता है, तो ये जीवित रहते हैं, नहीं तो ये भी प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं तो इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो पराग कणों को जहां पर सुरक्षित रखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन, पोलन बैंक। जैसे पैसे जहां सुरक्षित रखते हैं वो मनी बैंक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पराग कणों को जहां सुरक्षित रखा जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक कहते हैं। पराग कणों को जहां सुरक्षित रखते हैं उसे पोलन बैंक कहते हैं। ठीक है, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक कहते हैं। अब यहां से तो पोलन बैंक से तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि पोलन बैंक किसे कहते हैं सबको पता होता है। अब यहाँ के बाद पोलन बैंक में अब ये जो परागकण हैं तो उन्हें सुरक्षित, जैसे आप लोगों को पता होगा कि किसी मृत जीव को अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो हमें क्या करना है, उसको बहुत कम टेम्परेचर में रखना होता है। किसी कोशिका को अगर सुरक्षित रखना है ना तो बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, तो जो पराग क्रायो प्रिजर्वेशन है टेक्निक, पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को, लंबे समय तक यदि सुरक्षित रखना है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, प्रिजर्वेशन। ठीक है ना। अब इस क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग किया जाए, -196 डिग्री द्रवित नाइट्रोजन, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग किया जाता है, -196 डिग्री द्रवित नाइट्रोजन। अब देखो 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है तो यहाँ तक कितना कम टेम्परेचर है, -196 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ जितनी कोशिकाएं होंगी ना परागकणों की वो सब क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने से मतलब ये है कि उनमें विभाजन की क्रिया तीव्र गति से नहीं होगी, और जब कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो वो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक होती है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या होता है, -196 डिग्री द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आप लोगों को। ये आप लोगों के परागकण बन गया। अब ध्यान रखना, आप लोग भी ये टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या बना लिया है, ये तो ट्यूब के अंदर, अभी नष्ट कर देंगे इसको, छोड़ो। ये हमारे पास एक नर युग्मक और ये 2 नर युग्मक, ये संरचना बना के हम कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब परागकण से ये संरचना बनती है। अब यहाँ ये संरचना बना ली। अब हम तो क्या पढ़ रहे हैं इस लेसन में, हम पढ़ रहे हैं कि जो भी
पादप होता है, उस पादप के अंदर निषेचन किस प्रकार से होता है। तो निषेचन के लिए हमें नर युग्मक चाहिए थे, तो ये नर युग्मक बना लिए। ये परागकण मतलब हमने परागकोश पढ़ लिए। सबसे पहले तो हमने पुंकेसर की संरचना देखी, पुंकेसर ने परागकोश देखा, परागकोश में परागकण कैसे बनते हैं वो देखा, परागकण कैसे बाहर निकलते हैं वो देखा, परागकण से नर युग्मक कैसे बनते हैं ये देखा। तो अब हमारे पास नर युग्मक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें किसको बनाना है, अब हमें स्त्री केसर में किसको बनाएंगे, हम अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक का निर्माण करना है। तो अब हम जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर क्या करेंगे, हम मादा युग्मक का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी जस्ट कमेंट कर दो आप लोग। 2 मिनट चल रही है क्लास, कोई बताएगा तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। सेव भी करना होता है उसको, सेव भी करना है, अपलोड करना है।